एबनॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलेट। क्या होता है, अपर आईलेट जो होती है वो एबनॉर्मली ड्रूप कर जाती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है, नीचे ड्रूप कर जाती है, झुक जाती है। अब इसमें हमारे पास जो सूडोटोसिस होता है वो कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें सूडोटोसिस के नाम से पता चल रहा है कि टोसिस नहीं होता, लेकिन ये फॉल्स इंप्रेशन बनाता है कि टोसिस हुआ है, हालांकि वो टोसिस होता नहीं है। तो इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक होता है एनोफ्थेल्मोस और एक होता है माइक्रोफ्थेल्मिया, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे यूवीआइटिस वाले चैप्टर में कि एनोफ्थेल्मोस क्या होता है, जिसमें आई बॉल का इन्फेक्शन हो जाता है, और माइक्रोफ्थेल्मिया क्या होता है, जिसमें आई बॉल जो होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से जो ऐसे अपेयर होता है जैसे वो टोसिस है, लेकिन वो फॉल्स अपेयर हो रहा होता है, असल में वो टोसिस नहीं होता, दैट इज सूडोटोसिस, ठीक है। फिर आपकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, क्लासिफिकेशन में आपके पास कंजेनिटल होता है और रिक्वायर्ड होता है। अब कंजेनिटल जो होता है उसकी फर्दर टाइप्स हैं और रिक्वायर्ड की फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन एक्वायर्ड की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे इन्होंने NAMM लिखा हुआ है कि N फॉर न्यूरोजेनिक, A फॉर जो है आपका एपिन्यूरोटिक है, ठीक है, M फॉर मायोजेनिक है, M फॉर मैकेनिकल है। तो इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि न्यूरोजेनिक में क्या होगा कि कोई नर्व का प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से टोसिस हो जाएगा। A फॉर एपिन्यूरोटिक मतलब इसमें कोई एपिन्यूरोसिस जो लिवेटर मसल का एपिन्यूरोसिस है उसमें प्रॉब्लम होगी। M फॉर मायोजेनिक मतलब इसमें कोई मसल की प्रॉब्लम होगी, और M फॉर मैकेनिकल मतलब यहाँ पे कोई मैकेनिकल प्रेशर होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा उसको देखेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम देखते हैं कंजेनिटल टोसिस, मतलब बच्चा पैदा हुआ, उसको जो है बच्चा पैदा होते साथ ही उसको टोसिस हुई, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड प्रेजेंट थी। अब वो हमारे पास किस वजह से हो सकती है कि उस बच्चे का जो है वो मसल ही डेवलप नहीं हुआ, लिवेटर मसल जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है, या उसके नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम है, या उस मसल की जो है वो टेंडन में प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसकी जो है डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ कि उसको टोसिस थी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे फर्दर इसकी टाइप्स होती हैं टोसिस की। सिंपल कंजेनिटल हो सकता है और कंजेनिटल सिनकाइनेटिक हो सकता है, या हमारे पास हो सकता है ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम, ठीक है। तो बारी बारी इनको देखते हैं। सबसे पहले सिंपल कंजेनिटल टोसिस होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिंपली या तो हमारे पास एक साइड का टोसिस होगा, या हमारे पास बायलेटरल टोसिस होगा। तो अगर तो यूनिलेटरल होता है तो उसमें मतलब एक आंख का होगा, और अगर बायलेटरल है तो दोनों आंखों का प्रेजेंट होगा। इसमें जो आपने चीज़ याद रखनी है, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कि जो स्किन क्रीज होती है ना, वो जो हमारे पास बनी होती है आईलेट के ऊपर आपकी नॉर्मली प्रेजेंट होती है, वो यहाँ पे एब्सेंट होती है, वो नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। कंजेनिटली वो प्रेजेंट ही नहीं होती, और इसकी वजह से आपके पास जो है वो अपेयर होता है इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास लिवेटर का जो फंक्शन होता है, मतलब लिवेटर मसल का क्या काम होता है, उसने हमारी लेट को उठा के रखना होता है। अब जब वो उसका फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो है वो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5.25 फिगर में आपको दिखाया गया है कि जो आपकी राइट साइड की आई यहाँ पे वो बिल्कुल सही है, उसकी जो आई क्रीज भी प्रेजेंट है, लेकिन जो आपकी जो लेफ्ट साइड की है वहाँ पे क्या हो गया कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो गई है, प्रोसेस हो गई है। और इसमें आप देखें कि यहाँ पे कोई भी लिड क्रीज जो होती है स्किन की नॉर्मली प्रेजेंट होती है वो नहीं है। तो ये यूनिलेटरल है हमारे पास। सेकंड जो आपको दिखाई गई है 5.26 में, उसमें देखें बायोलेटरल टोसिस है। दोनों साइड की आपकी आईलिड्स जो है इसकी जो है वो ड्रूपी हुई है, दोनों साइड्स पे टोसिस है, और दोनों साइड्स की जो नॉर्मल आई क्रीज है वो भी आईलिड क्रीज है वो भी एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आती है दैट इज कंजेनिटल सिनकाइनेटिक टोसिस। इसमें क्या होता है, दरअसल आपको पता है कि लिवेटर मसल जो होता है उसको सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। और जो हमारे मैस्टिकेशन के मसल्स होते हैं जिनसे हम खाना चबाते हैं या अपना मुंह खोलते हैं, उसको जो सप्लाई करने वाली होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच होती है। तो इन दोनों नर्व्स के दरमियान में जब ऑक्यूलोमोटर नर्व और जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच होती है, इन दोनों के दरमियान में क्या होता है कि मिसडायरेक्टेड क्रॉस इनोवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली जिस पर्सन के अंदर टोसिस थी उसकी आईलिड ड्रूप की हुई थी, तो वो नॉर्मल थी, मतलब नॉर्मली टोसिस थी उसके अंदर अब नॉर्मली, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है जब अपना मुंह खोलता है ना तो उसकी वजह टोसिस हुई होती है ना वो बिल्कुल सही हो जाती है, ऐसा लगता है उसको टोसिस है ही नहीं थी। जैसे आपको अगली वाली फिगर में देखें नजर आ रहा है कि जो आपकी 5.27 वाली ए वाली फिगर है उसमें देखें उस पर्सन को टोसिस हुई हुई है, उसकी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हुई हुई है। लेकिन जो 5.27 बी में आप देखेंगे जैसे ही उसने अपना मुंह खोला है तो उसकी बिल्कुल टोसिस बिल्कुल सही हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रॉस इनोवेशन जो है ऑक्यूलोमोटर नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच उसमें मिस डायरेक्शन हो गई है, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन आती है। तो इसको आप कहते हैं कंजेनिटली ये हमारे पास प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ होती है, सिनकाइनेटिक टोसिस के इन दोनों के दरमियान में नर्व्स के दरमियान में कंजेनिटली जो है क्रॉस हुआ होता है, क्रॉस इनोवेशन। उसके बाद हमारे पास जो है ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम क्या होता है, आप देखें इसमें आपको जो फिगर दिखाई गई है 5.28, इस बच्चे को अगर आप देखें ना तो ये कंजेनिटली इसके अंदर ये सिचुएशन होती है सिंड्रोम से आपको पता चल रहा है कि इसमें ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखें इसकी जो आईज की दरमियान में जो ओपनिंग है कितनी नैरो सी है, इस नैरोइंग ऑफ ओपनिंग को आप कहते हैं कि ये है ब्लेफरोफिमोसिस, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें कि इसको टोसिस भी हुआ है, इसकी आईलिड ड्रूप की हुई है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है टेलीकैंथस। टेलीकैंथस क्या होता है कि दोनों आइज़ जो होती हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जो नॉर्मली होना चाहिए वैसा नहीं होता। तो देखिए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एपिकैंथस इन्वर्सिस होता है जिसमें क्या होता है एक्स्ट्रा स्किन का जो है ना फोल्ड हो गया होता है, फोल्ड आया होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जब आपके पास नज़र आएंगे आपको, तो इसको आप सिंड्रोम कहते हैं, ब्लेफरोफिमोसिस सिंड्रोम। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप आती है कंजेनिटल टोसिस के बाद दैट इज़ आपकी जो है एक्वायर्ड में न्यूरोजेनिक टोसिस।
न्यूरोजेनिक टॉसिस हमारे पास दो तरह से हो सकता है, मतलब दोनों में हमारे पास नर्व्स इन्वॉल्व होगी। एक आपकी होती है थर्ड नर्व पाल्सी होती है और दूसरी आपके पास हॉर्नर सिंड्रोम होती है। अब थर्ड नर्व पाल्सी में क्या होता है कि आपके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो ऑक्यूलोमोटर थर्ड नर्व होती है उसमें पॉलिसी हो जाती है, वो प्रॉपर आपकी नहीं होती, उस नर्व का प्रॉपर काम नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि उसकी वजह से जो लिवेटर मसल को ऑक्यूलोमोटर ने सप्लाई करना था वो जब प्रॉपर नहीं होगा तो ऑब्वियसली लिवेटर मसल अपना काम नहीं करेगा और आईलेट ड्रूप कर जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको टॉसिस नजर आती है वो आपको कंप्लीट टॉसिस नजर आती है, पूरी तरह जो आपका आईलेट होता है वो ड्रूप कर जाता है। तो ये आपका की वर्ड है कि थर्ड नर्व पाल्सी में क्या होता है, कंप्लीट टॉसिस होती है और एसोसिएटेड और भी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व सिर्फ लिवेटर मसल को सप्लाई नहीं करती और भी काम करती है, तो उसके जो बाकी काम होंगे वो भी प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, तो आपका जब यहाँ पे देखें कि थर्ड नर्व पाल्सी में क्या हो रहा है कि राइट आई जो है आउटवर्ड डेविएट कर रही है, ठीक है, बाहर की तरफ डेविएट कर रही है, क्योंकि वो जो उसने मीडियल रेक्टस को जो सप्लाई करना था वो जब प्रॉपर नहीं करेगा तो आई जो होगी वो मीडियली मूव नहीं कर पाएगी, तो वो साइड पे डेविएट कर जाएगी, आउटवर्ड डेविएट कर जाएगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपको नजर आएंगी थर्ड नर्व पाल्सी में, कंप्लीट टॉसिस भी नजर आएगी और साथ में आई जो होगी वो आउटवर्ड डेविएट करेगी। इससे आप जो है पता लगा सकते हैं कि न्यूरोजेनिक टॉसिस है और थर्ड नर्व पाल्सी की कैटेगरी से है। अगर तो आपके पास हॉर्नर सिंड्रोम का केस आता है ना, तो उसमें आपके पास पार्शियल टॉसिस होती है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। हॉर्नर सिंड्रोम में आपके पास पार्शियल टॉसिस होती है और जो हमारे पास थर्ड नर्व पाल्सी थी वहाँ पे आपको कंप्लीट टॉसिस मिल रही थी। तो हॉर्नर सिंड्रोम में आपके पास पार्शियल टॉसिस होती है और साथ में इसमें दरअसल ना सिंपैथेटिक सप्लाई खराब हो जाता है। तो आपको पता है सिंपैथेटिक सप्लाई की वजह से मायोड्रेसिस होनी होती है, प्यूपिल ने डायलेट करना होता है, तो अब वो भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको एसोसिएटेड कंडीशन क्या मिल सकती है कि मायोसिस हो सकती है माइसिनिया ग्रेविस में, जिसमें क्या होता है ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है मसल्स वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको माइसिनिया ग्रेविस में जो है टॉसिस मिल सकता है और इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड कंडीशन जो आपने याद रखनी है वो है डिप्लोपिया, डबल विजन पेशेंट को नजर आती है माइसिनिया ग्रेविस में। जबकि इसके ऑपोजिट अगर ऑक्यूलर थायरोपैथी को देखें ना तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि डिप्लोपिया नहीं होता ना। माइसिनिया ग्रेविस में क्या होता है यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायोलेटरल भी हो सकता है, लेकिन जो ऑक्यूलर थायरोपैथी होती है उसमें जस्ट हमारे पास बायोलेटरल होता है। इसके अलावा थर्ड टाइप इसकी हो सकती है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। लास्ट जो हमारे पास आती है टॉसिस की टाइप दैट इज एपोन्यूरोटिक, जो एक्वायर्ड होती है। अब इसमें आपने याद रखना है, इसके नाम से पता चल रहा है कि एपोन्यूरोसिस जो होता है लिवेटर मसल का, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है, उसकी टाइप्स होती हैं। एक ये है कि उसको ट्रॉमा हो गया, दूसरा ये कि ऑपरेशन के बाद क्या किया कि ड्रग्स वगैरह दी, उसकी वजह से एपोन्यूरोसिस खराब हो गया। एक ये हो सकता है कि बूढ़े लोगों में जाके एपोन्यूरोसिस में कोई प्रॉब्लम आ गई, सिनाइल जिसको हम कहते हैं। तो सिनाइल हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है या ट्रॉमेटिक हो सकता है, जिसमें एपोन्यूरोसिस में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी स्ट्रेचिंग या इंजर्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब वो जो एपोन्यूरोसिस होगा वो मतलब प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो है ना टॉसिस हो जाएगी। अब इसमें बात याद रखनी है कि लिवेटर मसल का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, नर्व सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन इसका एपोन्यूरोसिस जो होता है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये हमारे पास यहाँ पे जो स्किन क्रीज होती है ना, जो आईलिड क्रीज होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारे पास नॉर्मल से हायर होती है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जो उसकी पोजीशन होती है उससे थोड़ी सी हायर करके होती है, जबकि कॉन्जेनिटल में आपने देखा था ना सिंपल कॉन्जेनिटल टॉसिस, उसमें क्या था क्रीज है ही नहीं थी। यहाँ पे क्रीज है लेकिन वो थोड़ी सी ऊपर करके, तो ये आपके पास आ जाती है एपोन्यूरोटिक टॉसिस। लास्ट पे हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल टॉसिस, जो एक्वायर्ड टॉसिस की लास्ट टाइप है मैकेनिकल टॉसिस। इसमें मैकेनिकल टॉसिस से पता चल रहा है इसमें कोई प्रेशर होगा, वेट की वजह से क्या होगा कि टॉसिस हो जाएगी। कोई भी हमारे पास ट्यूमर हो सकता है या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपको फिगर 5.31 में देखें कि इतना बड़ा ट्यूमर ऊपर हो गया हुआ है आईलिड के ऊपर और उसकी वजह से टॉसिस हो गई है। इसके अलावा आपके पास जो है सर्जरी से पहले उन्होंने दिखाया हुआ है कि टॉसिस थी पेशेंट को, हमें जैसे ही उस ट्यूमर को रिमूव किया, उस ग्रोथ को रिमूव किया, तो साथ ही टॉसिस बिल्कुल सही हो गई। मतलब ये मैकेनिकल टॉसिस की टाइप थी। तो आपने याद रखना है कॉन्जेनिटल में कौन सी 3 आती हैं, उसके बाद एक्वायर्ड में जो है कौन सी 4 आती हैं और उनकी फर्दर हमारे पास क्या कैटेगरीज हैं। अब पेशेंट जो है वो क्लिनिकल फीचर्स के साथ कैसे आएगा, अब खुद देखेंगे उसका जो टॉसिस हुआ है उसकी वजह से उसको नज़र तो नहीं आएगा ना सही तरह, तो क्या होगा कि उसके अंदर एम्ब्लायोपिया हो जाएगा टॉसिस की, जो कि हमारे पास जो है वो कवर कर रहा है आई को, तो उसकी वजह से एम्ब्लायोपिया हो सकता है, स्क्विंट हो सकता है, साथ में उसको टॉसिस के साथ स्क्विंट हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा एबनॉर्मल हेड पोस्चर, अब वो बच्चा जो होता है ना जो कंजेनिटली ही टॉसिस के साथ होता है वो कोशिश करता है किसी तरह मैं देख सकूँ ना, तो वो अपनी ना चिन को एलिवेट करता रहता है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसका हेड जो होता है ना वो बैकवर्ड टिल्ट कर जाता है। इसको कहते हैं कि एबनॉर्मल हेड पोस्चर। आपके पास बच्चा आ सकता है विद एम्ब्लायोपिया, स्क्विंट हो सकता है उसको, एबनॉर्मल हेड पोस्चर हो सकता है उसका। इसके अलावा उसका जो फॉरहेड होता है उसमें हमारे पास रिंकलिंग ऑफ द स्किन हो सकती है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मेरी आईलिड उठ जाए, तो इस तरह से क्लिनिकल फीचर्स के साथ वो प्रेजेंट कर सकता है। रिंकलिंग ऑफ द स्किन हो सकती है, एबनॉर्मल हेड पोस्चर हो सकता है, स्क्विंट हो सकता है या एम्ब्लायोपिया हो सकता है। नेक्स्ट यू कैन डू द इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें आप क्या करेंगे, टेंसिलॉन टेस्ट आपको पता है, जिसमें एड्रोफोनियम जो होता है उसको दिया जाता है, उसका इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको आप टेंसिलॉन भी कहते हैं, आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर पेशेंट को माइस्थीनिया हो, मतलब कि उसको मायोजेनिक टॉसिस हो, तो उसकी कंडीशन इंप्रूव हो जाती है एड्रोफोनियम लगाने से। तो इसको हम कहते हैं टेंसिलॉन टेस्ट। इससे हमें पता चल सकता है कि उसको माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से टॉसिस तो नहीं था,
इसके अलावा आइस टेस्ट होता है कि आइस जब हमारे पास लगाई जाती है ना, कुछ लोगों को टोसिस होती है तो आइस ऊपर लगाएं ना, बर्फ़ लगाएं तो वो बिल्कुल टोसिस ठीक होने वाली कंडीशन में हो जाती है। आगे आपको फिगर भी दिखाई हुई है कि पहले उस पेशेंट की जो ना टोसिस हुई थी, जैसे उसको आइस अप्लाई की ऊपर बर्फ़ लगाई तो बिल्कुल टोसिस सही होगी। इसके अलावा आप फिनाइलेफ्रीन टेस्ट भी कर सकते हैं। ये आप उन लोगों में करते हैं जिनमें हॉर्नर सिंड्रोम होता है, सिम्पैथेटिक सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको फिनाइलेफ्रीन देते हैं तो उनका सिम्पैथेटिक सप्लाई प्रॉपर होता है, तो उसकी वजह से उनका टोसिस सही हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी आप जो है वो कर सकते हैं कि आपको पता लगाना है कि ये न्यूरोलॉजिकल केस तो नहीं था, तो उसमें आप जो है वो करते हैं। तो उसके लिए अभी यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हमने टेंसिलॉन टेस्ट की फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस, आइस टेस्ट किया। इसके अलावा हमने फिनाइलेफ्रीन का टेस्ट करना होता है फॉर डिटर्मिनिंग ऑफ द हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा आप न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखें ट्रीटमेंट जो है ना डिपेंड करता है कि आपके टोसिस का कॉज क्या था। जितने भी हमने कॉजेज देखे कंजेनिटल एक्वायर्ड, उनमें कौन सा कॉज था। दूसरा ये होता है कि डिग्री ऑफ टोसिस क्या है, माइल्ड है, सीवियर है, मॉडरेट है, किस तरह का टोसिस है। इसके अलावा डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ द लिवेटर मसल, कि लिवेटर मसल का फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा ट्रीटमेंट। अब ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं मायोजेनिक केसेस में और न्यूरोजेनिक केसेस में। मतलब जो हमारे होते हैं ना, ये वाले हमने एक्वायर्ड जो टोसिस पढ़ा था, मायोजेनिक और न्यूरोट्रॉपिक, तो उसमें हम न्यूरोजेनिक, उसमें हम जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कंजेनिटल तो मेडिकल से नहीं सही होगा ना, उसको हमें सर्जरी से ही ट्रीट करना पड़ेगा। बाकी जितनी भी टाइप्स हैं मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक के अलावा, मतलब जो आपकी मैकेनिकल टोसिस है जिसमें आपका ट्यूमर बना हुआ है, या आपका एपिन्यूरोटिक वाला केस है जिसमें आपके सिनाइल वगैरह है, सिनाइल की वजह से है, ठीक है, या बाकी जितनी भी कंजेनिटल टोसिस हैं उनके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है। अब सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी टोसिस की डिग्री क्या है, ठीक है। उसके मुताबिक आप उसको ग्रेड करते हो कि मेरा इसका जो पेशेंट का टोसिस है उसका ग्रेड क्या है। तो डिग्री को चेक करने के लिए अगर तो यूनिलेटरल केस होता है ना, मतलब एक आंख अगर इन्वॉल्व होती है, एक आंख टोसिस हुआ हुआ है, तो आप इजीली जो है ना उस आंख की जो मेजरमेंट्स लेके ना दूसरी आंख के साथ कंपेयर कर लोगे कि दूसरी आंख से इसकी मेजरमेंट्स कितनी चेंज है। तो उसमें आप क्या करते हो कि इंटरपेरेब्रल फीचर की विड्थ ले लेते हो, दोनों साइड की विड्थ और वर्टिकल लेंथ ले लेते हो। उससे जो डिफरेंस आपके पास आता है उससे आपको पता चल जाता है कि टोसिस कितने डिग्री का है। इसके अलावा जो बायोलेटरल केसेस होते हैं उसमें तो आप नॉर्मल आई भी नहीं है कोई जिसके साथ आपने कंपेयर करना है। तो फिर आप क्या करते हो कि आप जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक अपर आईलेट, जो ऊपर वाला कॉर्निया होता है, कि अपर आईलेट ने कितना कॉर्निया कवर किया हुआ है नॉर्मली, ठीक है, उसको आप मेजर करते हो कि कितना जो है अपर आईलेट ने कवर किया हुआ है कॉर्निया को, उतना आप लेके उसमें से 2 माइनस कर देते हो। तो उससे आपको जो है ना मैकेनिकल टोसिस का टोसिस का पता चलता है, उसकी डिग्री का।